हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय गुप्ता, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे नीट 2025 के लिए अप्रोच के बारे में। तो एग्ज़ाम की डेट है 4 मई 2025। तो यहाँ से 25 दिन के आसपास बचते हैं, नियरली 25 डेज आर लेफ्ट। तो जनरल सी बात है ये सब कि टाइम बहुत कम है, और इस टाइम से प्रेशर 1-2 महीने से बच्चों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आने लगता है, बस स्टिल पॉसिबल। यू कैन स्टिल गैन और लूज़ द 100 मार्क्स। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप गैन भी कर सकते हैं या लूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे अप्रोच के साथ पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तो आप जैसे 500 स्कोर कर रहे हैं तो 600 करने लगेंगे। नियरली 600 के अराउंड या 50 से 100 नंबर तक का जंप हो सकता है। और अगर आप अभी से डीमोटिवेट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर देंगे, थ्योरी ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, तो यू कैन आल्सो डाउनफॉल हो जाएगा 100 मार्क्स के, अराउंड 100 मार्क्स तक का। एंड व्हाट आर थिंग्स, इफ़ यू डू देन द योर मार्क्स विल बी इंक्रीज नियरली 100 मार्क्स। आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू कैन स्कोर फ्रॉम 200 to 600। यू कैन स्कोर फ्रॉम 200 to नियरली 350 400, और 400 फ्रॉम to 550, 550 टू नियरली 600 और 650। तो की पॉइंट्स क्या हैं कि मास्टर द एनसीईआरटी एवरी लाइन। जो बायो की एनसीईआरटी है, बायो और केमिस्ट्री की, मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाली पार्ट, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हर लाइन पे क्वेश्चंस होते हैं। सॉल्व पीवाईक्यू 10 years चैप्टर वाइज। तो आपको पीवाईक्यू जस्ट लाइक अ मिरर ऑफ द एग्जाम। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो क्वेश्चंस आते हैं जस्ट पीवाईक्यू के रेप्लिकेट होते हैं, या उसी से सिमिलर होते हैं, या उसी से मैच होते हैं, उनके जो लेवल होता है वो। तो आप 10 साल के पीवाईक्यू करिए। ज़्यादा पुराना जाने से आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो उनका कोई सेंस नहीं है। मॉक टेस्ट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट देना तो सबको पता ही रहता है कि कंपलसरी या एसेंशियल है, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और अगर मॉक टेस्ट देते हैं और आप उसे एक, जो उसमें क्वेश्चंस गलत करते हैं, उन्हें एक लर्निंग की तरह नहीं लेते हैं, तो ये और ख़राब अप्रोच है। मॉक टेस्ट आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देख के सिली मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में गलत कर दे रहे हैं, तो उन सारे मिस्टेक्स को आप नोट डाउन करें, और ये ट्राई करें कि अगले मॉक टेस्ट में वो सारे मिस्टेक्स ना हो। एंड द 14 to 16 आवर रियलिस्टिक डेली स्टडी। आप थोड़ा ब्रेक ले करके, जैसे 3-3.5 घंटे तक का मॉक टेस्ट हो गया, 1-1.5 घंटे उसको एनालिसिस में लग गया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस गलत हुए, जिस चैप्टर से गलत हुए, तो उसका वो थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज करें। फिजिक्स में नियरली फार्मूले हमेशा ही रिवाइज करने चाहिए, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी फार्मूले। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डेली 1 मॉक टेस्ट, एनालाइज एंड एनालाइज एवरी मिस्टेक। तो आज से लगभग आप 25-30 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अगर डेली एक देते हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट दें। जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीखें, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस वजह से गलत हो रहे हैं, अगर वो नॉलेज कम है इस वजह से गलत हो रहे हैं, तो आप थ्योरी पढ़ें। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हो रहे हैं, तो उस वक्त ध्यान दीजिए कि हमसे क्या गलती हो रही थी जिसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। सिली मिस्टेक हुई, ध्यान नहीं गया अच्छे से, या फिर गलत बबल फिल हो गया, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। इवरी माइनर मिस्टेक से ही आपकी रैंक गिरती है, या आगे आप बढ़ते हैं, ज़्यादा नंबर आते हैं। क्योंकि नॉलेज तो सबको पता है कि 4-6 किताबें हैं, उन्हीं को पढ़ना है। एवॉइड ओवर थिंकिंग, जस्ट डू व्हाट वर्क। आप ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रहा है। ओवर थिंकिंग से आप एट द लास्ट डीमोटिवेट होंगे। जस्ट डू व्हाट वर्क। जो आपको करना है वो करिए। मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसे राइट अप्रोच की तरह मिस्टेक्स एनालिसिस करिए। ओवर थिंकिंग के लिए बहुत टाइम है, अभी तो पढ़ने का टाइम है। तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे एक एक। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना सिलेक्शन क्या कुछ भी संभव नहीं है। बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करना है, एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करना है। एक एक आप मतलब कि एक एक पार्ट वाइज कर सकते हैं रिवीजन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं नीट प्रेप पे मेनली, वो तो फ्री एक्सेस है, सब कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का रिवीजन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मस्ट है आपको। इन जितने भी दिन बचे हुए हैं इनमें
एक गैप के बाद, जैसे एक दो दिन बाद, ऐसे चैप्टर वाइज या फिर डेली एक पार्ट वाइज रिवाइज कर सकते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस, अगेन पीवाईक्यू आप किसी भी एग्जाम में मिस नहीं कर सकते, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे मेंस हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्जामों में यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब में पीवाईक्यू ही एक मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट वर्थलेस है अगर आप उसे एनालाइज नहीं करते हैं तो अपन कंटेंट तो सबको पता ही है कि कितने चैप्टर हैं। टोटल बायो में आते हैं नियरली 32 चैप्टर्स, ये 11th और 12th का दोनों पार्ट मिला करके है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे पार्ट से लगभग क्वेश्चन कितने आते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ से लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब वाले पार्ट्स मिला के नियरली 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। 4 to 5 या फिर 5 to 6 होते हैं, ये मैं 2024 और 2023 के डाटा के बेस पे बता रहा हूँ। एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो यहाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों चैप्टर्स मिला के कितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं? नियरली 4 के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से नियरली 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बायोमोलिक्यूल मिला के, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मिला करके, यहाँ से 3 चैप्टर्स नियरली 4 to 6 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देन द प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं? फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन द प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सब वाले पार्ट्स मिला करके लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस कवर होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स बड़ा टॉपिक है, रिस्पायरेशन इन द प्लांट्स आल्सो बड़ा टॉपिक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। एंड द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट हैं, इतने पार्ट्स लगभग 10 से 12 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, तो आप इन्हें मिस नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर भी छोटे छोटे हैं और कुछ चैप्टर इनमें से छोटे हैं और बहुत इजी हैं, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्लास 12th वाले पार्ट से। तो क्लास 12th वाला पार्ट जो है, इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इतने 3 चैप्टर्स मिला करके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नियरली जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और 21 और 22 चैप्टर्स ये जो हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, इनसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जो ह्यूमन ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, तो क्या हो गया? जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया। जेनेटिक्स वाले पार्ट से लगभग क्वेश्चन 2023 और 24 में के अकॉर्डिंग आए हैं 7 से 8 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर से मिला के कितने आते हैं? 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। देन द इवोल्यूशन तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर बहुत सारी जो थ्योरीज हैं उन पे बेसिस पे आते हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर, इनमें माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ये जो पार्ट्स है इससे नियरली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। देन द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट्स, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस वाले पार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इन 2 चैप्टर से या तो 3 आते हैं या 2, किसी चैप्टर से 2 आ जाते हैं, किसी से 1 या फिर 2 दोनों से आते हैं, इस टाइप का होता है। देन द इकोलॉजी पार्ट, इकोलॉजी पार्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 3 चैप्टर ये बहुत मतलब कि फ्रेंडली चैप्टर्स हैं, इनमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जस्ट पढ़ना है, याद करना है जो भी डाटा है। तो इन सब ये लास्ट के 3 चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस आप इन्हें 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जनरली पूरा डाटा याद हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी वाले में ज़्यादातर न्यूमेरिकल डाटा है, तो उसे भी आप याद करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसमें।
तो ये हो गया बायोलॉजी वाली बात। बायोलॉजी वाला क्या है कि आप क्वेश्चन लगाएं, जिस पार्ट पे गलत हो वहाँ की थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं एनसीईआरटी के पीवाईक्यू, इसके बाद नीट प्रेप पे जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड उन्हें लगाएं। इसके बाद आती है बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अगेन, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वाला पार्ट यहाँ पर है, एक सेकेंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट ये क्या है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एंड द फार्मूलाज फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं मोल कॉन्सेप्ट के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के, इन सब के क्या है कि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इनसे इनसे थोड़ा बहुत डाटा दिया रहेगा, आपको कुछ चीज़ कैलकुलेट करना रहेगा, तो इनमें फार्मूला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के जो बोल्ट लेटर वाले जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वही वाला पार्ट या थ्योरी बेसिस पे आ सकता है, नहीं जनरली न्यूमेरिकल आता है। एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस, कोई भी एग्जाम में मैंने बता दिया मॉक टेस्ट आप देते हैं, अगर एनालाइज नहीं करते हैं तो वर्थलेस है, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो मॉक टेस्ट देने के बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री का है तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, फार्मूला बेस्ड मिस्टेक है, या फिर किसी चीज़ को n+1 लेना था तो आपने n लिया है उसमें गलती की है, इस टाइप के जो मिस्टेक्स हैं इन पर ध्यान दें। इसके बाद आता है अब कंटेंट में। कंटेंट तो आप सबको पता ही है क्या है कंटेंट, हम बात करेंगे इनमें क्वेश्चंस लगभग कितने आ जाते हैं एक चैप्टर से। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो सकते हैं या फिर माइनर न्यूमेरिकल हो सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें वही रहता है कि रेडियस इतना है निकालना है, या फिर सेल नंबर पूछा है, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो इस वाले चैप्टर से जनरली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पता ही है केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, या फिर इनर्ट गैसेस का जो ऑर्डर होता है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो किस टाइप को हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर से लगभग 1-2 इस आगे दिया होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आती है थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडाइनमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं या फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकल आते हैं। अगर इतना सिस्टम से एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है तो उसे कैलकुलेट करना रहता है, और फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जो वो बनते हैं फार्मूला बनते हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम से वही रिएक्शन बैलेंस करने वाली रहती हैं, या फिर कुछ भी कांस्टेंट है, या फिर केपी और केसी, इन सब का जो एक रिलेशन होता है, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स से जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, उसमें भी बताना रहता है कि उसकी वैलेंसी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर बैलेंस करने को आता है। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब से जनरली एक एक क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर से। जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, रेडॉक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले से। हाइड्रोकार्बन से जनरली एक क्वेश्चन आता है। एंड अब बात आती है 12th क्लास के केमिस्ट्री की। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट होती है सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से। इसमें सॉलिड स्टेट शायद इस साल पता नहीं लिया या फिर नहीं। अगर सॉलिड स्टेट लिया है तो उससे जनरली एक ही क्वेश्चन आता है। अगर सॉल्यूशन से बात करें तो सॉल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, या तो थ्योरेटिकल आते हैं, वही जो बोल्ट लेटर में लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में ब्लैक हाईलाइटेड कलर में, उनसे आते हैं, या फिर कैलकुलेशन वाले आते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट के जनरली फार्मूले लगते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जनरली वो सेल वाले क्वेश्चंस रहते हैं, और मुझे भी याद नहीं है लेकिन सेल वाले जनरली क्वेश्चंस रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गैल्वेनिक सेल, इन सब पे। और जो फार्मूला होता है, फार्मूला उसमें है बहुत सारे, वो फार्मूला पर रहता है क्वेश्चन। इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स।
केमिकल काइनेटिक्स से भी दो क्वेश्चन रहते हैं, वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इन सब के एग्जांपल्स और इनसे जो फार्मूला और हाफ लाइफ का फार्मूला हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हो गया, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया। फिर सरफेस केमिस्ट्री से, सरफेस केमिस्ट्री शायद इस बार हटा दिया है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पी पी ब्लॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक से, इनसे जनरली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। इनमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 क्वेश्चन पर चैप्टर से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन तो लगभग कन्फर्म ही रहते हैं। कौन सी जियोमेट्री है, ये सब का क्वेश्चन रहता है। एंड हेलो एल्किन्स एंड एरिन्स, इधर से ऑर्गेनिक चालू हो जाती है। तो जो 12th क्लास की ऑर्गेनिक है वो भी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है। आप सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस देख के जाएं, और वही सेम टू सेम रिएक्शंस आगे क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा कौन सा एंजाइम यहाँ पर लग रहा है, जैसे कई पार्ट में एंजाइम है, या फिर कौन सा एलिमेंट जैसे यूज होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, ये सब हो गया। इससे ऑर्गेनिक वाले लगभग पार्ट से कितने क्वेश्चंस हैं, 2, 4, 6, 9, 10, लगभग 10 क्वेश्चन इन 5-6 चैप्टर्स। हेलो एल्केन्स, सेरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोलिक एसिड, अमीन्स, इन सब पार्ट से मिला के लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं। और बायोमोलिकुल से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट के जो चैप्टर्स हैं इनसे। जनरली इनमें क्वेश्चंस वही एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। आप एनसीईआरटी की एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। और फार्मूला बेस्ड पीवाईक्यू जनरल रहते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी आता है, आपको फार्मूला याद है और आपने पीवाईक्यू अच्छे से करा है, तो आप जनरली 70-80% क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। और फिर मॉक टेस्ट वही एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में फिजिक्स में जनरली कैलकुलेशन मिस्टेक या फार्मूला बेस्ड मिस्टेक, इस टाइप के मिस्टेक होते हैं। माइनर सिली मिस्टेक से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पहला है कि यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और इजीली हो जाता है ये। एंड मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द प्लेन एंड द लॉज ऑफ मोशन, इन सब से जनरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन, मोशन इन द प्लेन से 1 से 2 क्वेश्चन, लॉ ऑफ मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन, तीनों चैप्टर्स मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। देन वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये वर्क, एनर्जी एंड पावर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जनरली फार्मूला बेस्ड आते हैं, या फिर आप सिस्टम की एनर्जी, फिर पावर का फार्मूला, ये सब बेस्ड रहते हैं। और जो वर्क से रिलेटेड थोड़ा वैसा एस्पेक्ट है कि जैसे वर्क डन कितना होगा, उसमें किसी में माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं, ये सब वाला चीज़ है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेविटेशन वाले में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एनसीईआरटी की लाइन आ सकते हैं नॉलेज बेस्ड वाले। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इससे बर्नौली थ्योरम, ये सब जो इंपॉर्टेंट हैं, ये सब इनमें फार्मूला बेस्ड ही जनरली आता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, जो थर्मोडाइनमिक्स से दोनों चैप्टर मिला के थर्मल डायनमिक्स के पार्ट हैं, तो इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जनरली आइडियल गैस पे आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी, इन सब पे क्वेश्चन रहता है। इसी पे क्वेश्चन रहता है। जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और जनरली इससे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो लॉज होते हैं 3-4, उनसे होते हैं। पीवी का ग्राफ बना हुआ है, पीटी का ग्राफ बना हुआ है, इन सब ग्राफ बेस्ड रहते हैं। पीवाईक्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ऑसिलेशन से वेव, इन वेव से तो जनरली 1 क्वेश्चन आता है। एंड ऑसिलेशन से, वेव से भी वो फार्मूला बेस्ड ही रहता है और थ्योरेटिकल बेस्ड रहता है कि
कहाँ पर कौन सी रेज यूज होती हैं। ऑसिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऑसिलेशन और वेव से मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 1-2 ऑसिलेशन से और एक आध वेव से, नियरली 2 से 4 क्वेश्चन। देन द 12th क्लास में आ जाते हैं। 12th क्लास की में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले पार्ट से लगभग आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, पहले और दूसरे चैप्टर मिला के। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर से मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जनरली फार्मूला बेस्ड होते हैं और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास में फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो और मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से मिला के आते हैं। देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऊपर वाले वेव्स जनरली मिला करके 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। देन द अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब से मिला करके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से 1 से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मैं बता दिया मैग्नेटिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 से 2 क्वेश्चन, ये हो गया। देन द आई थिंक 2025 में एटम वाला पार्ट रखा है या नहीं मेरे को पता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन, ये हो गया डुअल नेचर, और एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट। इन सब से मिला डुअल नेचर से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। देन द एटम एंड न्यूक्लियाई से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर से जनरली ये पता ही है, पीवाईक्यू करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। जनरली वो लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं। सेमीकंडक्टर से कौन सा गेट है, उस गेट पे कमेंट करना रहता है, गेट पे मतलब बताना रहता है कौन सा गेट है। अगर सिलेबस में अभी आइडिया नहीं है मेरे को, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो फाइनली ये पूरा हो गया कि क्वेश्चंस कितने रहते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चंस का सीरीज चाहिए कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, तो मैं इसे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ये आप लोगों को नॉलेजफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।